सर इतने क्लटर्ड मार्केट है अपना गिफ्ट्स का जो है, इतना क्लटर्ड मार्केट है, इतना कंपटीशन है, ठीक है। अपन किसी भी मॉल में जाएंगे वहाँ पे भी अपन को मिल जाएगी गिफ्ट की शॉप, 99 रुपीज़ में वो सेल आउट करता है, ठीक है। आपको कैसा लगा कि कैसे सोचा आपने कि मैं ना यार गिफ्ट बिजनेस में बिजनेस बनाऊंगा, जहाँ पे ऑलरेडी इतना कंपटीशन है और वहाँ पे भी आपने करोड़ों की चीज़ें और इन्वेस्टमेंट उठा ली? हाउ? गिफ्टिंग को एक्चुअली समझने के लिए मुझे लगता है कि आपको जो कैटेगरी लेंस है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। कैटेगरी लेंस क्या होता है? कैटेगरी लेंस होता है कि आज हम एपरल की बात करें, ज्वेलरी की बात करें, मे बी एसेसरीज़ की बात करें, गोल्ड, सिल्वर, केक, फ्लावर, आइडली इन सब चीज़ों को हम गिफ्ट मान लेते हैं। बट मुझे लगता है कि ये गिफ्ट नहीं है। रीज़न बताता हूँ मैं। मतलब गिफ्ट इज़ प्योरली अबाउट विच इवोक्स सम सॉर्ट ऑफ इमोशन टू द पर्सन whom यू आर गिविंग अ गिफ्ट। ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही सरलता से जो आप किसी के लिए फील करते हैं वो आपको एक्सप्रेस करने में हेल्प करे और उसके अंदर कहीं ना कहीं एक स्टोरी हो, एक नैरेटिव हो और सम यूटिलिटी भी हो, तो मुझे लगता है कि वो गिफ्ट बनता है। मॉम के लिए हम लोगों ने एक हैंगिंग साइन बनाया, देन इट बिकम अ गिफ्ट रादर देन हमने केवल एक हैंगिंग साइन बनाया यस। या हमने कोई क्वेश्चन बनाया, ड्रिंक वेयर बनाया। लेकिन व्हेन इट बिकम पर्सनलाइज टू दैट पर्टिकुलर रिलेशन, कहने के लिए जैसे मम्मी दा ढाबा 24/7 ओपन है। अब वो ढाबा 24/7 ओपन हो सकता है, लेकिन मम्मी दा ढाबा है इस वजह से वो मम्मी के लिए गिफ्ट बने। तो मैं अगर अपनी बात करूँ कि वाई आई चोज गिफ्टिंग एज समथिंग वेयर आई एम बीन वर्किंग फ्रॉम ऑलमोस्ट लास्ट 2 decades, द सिंपल रीज़न इज़ कि मुझे एक्सप्रेस करना पसंद है, बट एक्सप्रेस करने के लिए आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड राइट मीडियम्स। देर आर n number of ways you can express yourself. You can just go and say I love you, but हमारे साथ में ऐसा होता है ना कि हम जिस तरीके के क्लटर के अंदर हैं वहाँ पे हम अपने इमोशंस को कैसे किसी को एक्सप्रेस कर पाएँ उसके लिए हमें राइट मीडियम्स नहीं मिलते। तो फॉर मी गिफ्टिंग इज़ अ मीडियम टू एक्सप्रेस व्हाट आई फील फॉर माई लव वंस और माई नियर एंड डियर whom I care about, and then having a utility with some sort of narration, then it become a USP. और गिफ्टिंग एज अ बिजनेस मैंने ऐसा नहीं है कि शुरुआत से सोच रखा था। इट वॉज मोर लाइक कि आई वॉन्टेड टू डू थिंग्स फॉर पीपल, और एज फार एज आई रिमेंबर एनीबडी हु इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ, हु इज़ पार्ट ऑफ माई क्लोज सर्कल, बीट माई स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हर जने के लिए मैंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ बना के दिया है। इफ़ आई रियली वांट टू एक्सप्रेस वाइफ को अपनी। हाँ, दिव्या को दिया तो दिव्या तो अब लाइक शी इज़ माई बेटर हाफ। बट दिव्या के अलावा भी जो भी लोग मेरे एक सर्कल का पार्ट हैं उन सब के लिए मैंने किया है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे लिए मेरा लैंग्वेज ऑफ लव जो है वो गिफ्टिंग होगी। या और देन आई फेल्ट कि व्हेन आई डिड थिंग्स फॉर इन सच अ वे आई डिड थिंग्स, तो मुझे लगा कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनके लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, एंड देन देयर इज़ अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ बिजनेस। पैसे भी बन रहे थे तो आपने कहा कि चलो इसमें अपॉर्चुनिटी है, इसमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, जो आपने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इट्स लाइक कि ईजी टू कॉपी प्रोडक्ट्स हैं बहुत, है ना। कोई भी अगर ब्रांड आता है, जैसे एन एग्जांपल कोई भी XYZ ब्रांड आया, उसने बेटर मनी लगा दिया, बेटर ब्रांडिंग कर दिया और बेटर डिस्काउंट्स पे प्रोडक्ट बेचती है, बेटर मार्केटिंग के साथ। हाउ विल यू कम्पीट सर? तो देयर इज़ अ माइंड सेट। एक है ट्रेंड सेटर माइंड सेट, एक है ट्रेंड फॉलोअर माइंड सेट, एक है इनोवेशन माइंड सेट, एक है कॉपी कैट माइंड सेट। तो माइंड सेट को कभी नहीं बदला जा सकता है। तो अगर हम सोचते हैं कि इफ़ माई प्रोडक्ट्स आर कॉपीएबल तो ठीक बात है। मतलब ऐसा तो कोई चीज़ बनी ही नहीं है जिसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता है। कोई भी चीज़ है, अगर आज एप्पल ने iPad लॉन्च किया है और मतलब आप देखोगे ऑल द थिंग्स और ऑल द इनोवेशंस विच एप्पल डज, पीछे सारे लोग उसको कॉपी करते हैं। यस। तो आपको अगर ब्रांड बनना है तो ब्रांड का माइंडसेट ये होता है कि दे नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, माइंड, मनी इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल कॉपी इट। यस। बट फिर ऐसा भी होता है कि देयर आर मोर वेज, क्योंकि इंडिया के अंदर IP लॉज, कॉपीराइट्स लॉज अभी इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसके बाद में मुझे लगता है कि यू रियली नीड टू प्रोटेक्ट व्हाट यू आर डूइंग। एंड व्हेन इट कम्स टू अ लीगल बैटल, डेफिनेटली अगर कोई जना उस चीज़ को सॉल्व ही नहीं करने देना चाहता है तो आपके पास में शायद 5 तरीके हैं जिनसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉपी करना इज समथिंग विच यू कैन नॉट स्टॉप। एंड मैं तो खुश होता हूँ कि मतलब अगर मेरे प्रोडक्ट कॉपी कर रहे हैं, मतलब आर्चीज़ और इस तरीके के जो बड़े ब्रांड्स हैं, सो कॉल्ड ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स नहीं है मेरे हिसाब से, दे आर जस्ट ट्रेडर्स, तो वो लोग अगर हमारे प्रोडक्ट्स को कॉपी कर रहे हैं तो शायद हमने कुछ तो अच्छा किया है। एग्जैक्टली, कुछ तो उखाड़ रहे हैं मतलब। बट सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि आर्चीज़ वो बहुत काफ़ी बिग प्लेयर है काफ़ी टाइम से, देन वाई दे आर ट्रेडर्स, दे आर ब्रांड? बिकॉज आई फील मेरी फैमिली में अगर हमको
फर्स्ट कोई भी गिफ्ट देना होता है तो दे ऑलवेज से कि गो टू आर्चीज, यू विल गेट एवरीथिंग। या फर्नीचर मेटल्स में कुछ भी देना है तो वहाँ पे केक शेक्स मिल जाता है और फ्लावर्स मिल जाता है। देन वाई यू आर कॉलिंग देम ट्रेडर्स? Because they are traders. They don't do any innovation. They just source stuff from China and then sell it. ये तो रिटेल शॉप है। डी मार्ट को मैं ब्रांड मान सकता हूँ एज अ मार्केट प्लेस, बट डी मार्ट को मैं प्रोडक्ट ब्रांड नहीं मान सकता ना। एग्जैक्टली, प्रोडक्ट खुद का कुछ नहीं बनाया उन्होंने। आर्चीज का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको देख के आपको होता है यार ये तो आर्चीज का प्रोडक्ट है? यस यस यस। Fern and Petal, I think Fern and Petal are relatively, they cracked something which was primarily flowers and cake, but flowers और cake gifts नहीं है। मुझे वो गिफ्ट एसेसरीज लगते हैं जैसे बलून्स हैं। यस। तो बलून इज पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन, केक इज पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन, फ्लावर्स आर पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन, बट दे आर नॉट गिफ्ट्स। वो गिल्ट फ्री गिफ्ट है शायद फिर, लेकिन उसकी रिकॉल वैल्यू क्या है? कौन सा केक तुझे याद है कि मुझे मेरे फर्स्ट बर्थडे पे केक मिला था जो आज तक मैंने सजा के रखा हुआ? एग्जैक्टली वही सर। सर अनुभव दुबे की एकदम बात भी थी, चाय सुट्टा बार की जो फाउंडर, उन्होंने कहा था कि वो आपकी ब्रांड कॉपी नहीं कर सकते, आपका आइडिया कॉपी कर सकते हैं। तो दैट्स इंडी गिफ्ट्स। आई फील कि बट ठीक है ना, मतलब मुझे तो लगता है कि लेट पीपल कॉपी, हर जने का अपना थॉट प्रोसेस है और जितनी उनकी सोच है वो उतना ही कर सकते हैं। जो मार्केट में आया ही नहीं है वो उसको कैसे कॉपी करे? एग्जैक्टली। What we want our customers, consumers or target audience to feel about us, or maybe not about us. We make people feel about their loved ones and we are good at it. अब उससे अगर और भला हो रहा है लोगों का तो होना चाहिए। अभी हमसे कुछ दिन पहले हमसे सेम क्वेश्चन पूछा था कि आपके प्रोडक्ट्स कोई भी कॉपी कर सकता है, कोई भी ब्रांड आएगा, सेम क्वेश्चन पूछा था। मैंने भी यही आंसर किया था कि तब भी जब मैं जो वो कॉपी कर रही हूँ, मैं न्यू प्रोडक्ट्स निकालूंगा, तब भी वो मेरा वेट करेंगे कि मैं क्या निकालने वाला हूँ, मैं क्या इनोवेट करूँगा, तब वो मेरा वेट। ऐसा ही होता है हमारे साथ भी कि हर साल में हम लोग 4 नए कलेक्शंस लेके आते हैं, तो एक सेट ऑफ लोग हैं जो कॉपी करते हैं। हम लोगों ने लास्ट ईयर इंडियन गिफ्ट एक्सपो में पार्टिसिपेट किया था, तो आई थिंक ऑडली 20 पीपल केम टू मी एंड ऑन माई फेस दे टोल्ड मी वी जस्ट वेट फॉर द न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू मेक। यही अचीवमेंट है सर। कन्फेस भी कर रहे हैं आगे, मैंने कहा क्या करूँ, शाबाशी दूँ मैं। सर बहुत अच्छा लगा देख के, है ना। लेकिन सर आपने जो चीज़ क्रैक करी है ना, वो है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस पे बहुत अच्छा क्रैक किया है। जैसे हम लोग अगर ऑब्जर्व करें, इंस्टाग्राम हमारा जो है उस पर इतनी रीच नहीं अभी, है ना, बट आपकी मार्केट प्लेस से बहुत ज़्यादा सेल्स है। एज यू आपने कहा था शार्क टैंक में कि हमारी मार्केट प्लेस से बहुत सेल्स आती है। कैसे क्रैक किया सर आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि मतलब अगर हम लोग एक 4P स्ट्रक्चर की बात करें, प्रोडक्ट, प्राइस, पोजीशन, प्रमोशन, तो मैंने वहाँ पे भी ये चीज़ कही थी कि वी गॉट आवर 4P सॉर्टेड एंड देन देयर इज अ 5th P, वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर एज वेल, कि हम लोग 5P ड्रिवन बिजनेस रन करते हैं। अब व्हाट स्पेसिफिकली यू आर आस्किंग कि वी पोजीशनड आवर प्रोडक्ट्स राइट एंड इन स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ पोजीशनिंग यू आर सेइंग लाइक वी वर एबल टू मेक आवर प्रोडक्ट्स एंड मार्केट प्लेस वर्क फॉर अस। तो उसका सिंपल कहानी है कि वी हैड अर्ली मूवर एडवांटेज। मैं 2008 से काम कर रहा हूँ। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ये जब इंडिया के अंदर बिल्ड हो रहे थे, देन वी वर पार्ट ऑफ दैट फर्स्ट जनरेशन ऑफ ई-कॉमर्स फ्रॉम द सेलर स्टैंड पॉइंट, बिकॉज अर्लियर वी वर डूइंग इट फॉर आवर क्लाइंट्स, बिकॉज बिफोर 2018 लॉन्चिंग आवर ओन लेबल, बिफोर दैट वी वर डूइंग सर्विसेज फॉर अदर्स। अच्छा। So that enabled us to do a lot of experiments. And since we were part of the first generation of e-commerce businesses in India, we grew with them. It was not like that day one we were able to get the kind of products we are having and the portfolio, reviews, rating. It's a journey of almost last 10 years. Coming back to that, what happened at what time, वो हो सकता है आज के दौर के अंदर अब उतना रिलेवेंट नहीं रहेगा। इफ़ समबडी सेइंग कि मुझे आज आके अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे अपना एक ब्रांड बनाना है, तो मैं कैटेगरिकली बोलूँगा कि दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि इवन मार्केट प्लेसेस और क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, ये सब कुछ अब B2B बिजनेस बन गए, ये D2C बिजनेस या फिर B2C बिजनेस नहीं है। सिंपल रीज़न है कि ये कमोडिटाइज मार्केट्स हैं, यहाँ पे प्राइस मैटर करती है, यहाँ पे अल्फा सेलर्स मैटर करते हैं। उन अल्फा सेलर्स की कितनी विजिबिलिटी है, उनके पास में किस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को वो, किस नंबर ऑफ वॉल्यूम को वो हैंडल कर सकते हैं, वो कितने वेयर हाउसेस के अंदर अवेलेबल हैं। अच्छा। तो ये सब चीज़ें एक सिंगल इंडिविजुअल ब्रांड के लिए हैंडल करना नियर टू इम्पॉसिबल है। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि मार्केट प्लेस का रोल है कि वो आपको एक ऑडियंस दे सकता है, ट्रैफिक दे सकता है, बट उनका जो प्राइस पॉइंट है, वो प्राइस पॉइंट अगर आपके प्राइस पॉइंट से मैच नहीं कर रहा, तो आप वहाँ पे वैसे भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो जिस जगह पे आपको सामान बेचना है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि उस जगह के ऊपर किस तरीके के लोग आते हैं,
क्या उनका बिहेवियर होता है, क्या उनका रिपीट होता है, एंड देन ओनली यू नीड टू डिसाइड कि वहाँ पे आपको अपनी कितनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। तो रादर देन थिंकिंग कि मैं मार्केट प्लेस को कैसे क्रैक करूँ, आपको ये समझना चाहिए कि मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस बैंड है, जो मेरे कस्टमर का पर्सोना है, उस तरीके के लोग एक्चुअल में कहाँ जाके इम्प्रेशन से, इंगेजमेंट से लेके कन्वर्जन की जर्नी में सबसे ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं। केवल अब तुम बोल रहे हो कि जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर रीच इतनी नहीं मिलती या रीच मिलती है तो कन्वर्जन नहीं मिलती, क्योंकि वो जो ऑडियंस है वो ऑडियंस मतलब दे आर देयर टू किल टाइम। उनका काम है कि मतलब दे जस्ट नीड टू स्क्रॉल एंड इवन इफ आई गो टू इंस्टाग्राम तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फ्रॉम माई साइड। अवेयरनेस तक ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक पीपल आर सीरियस व्हेन दे आर यूजिंग इंस्टाग्राम। सर ऐसा है बिकॉज ना हम लोग जितनी भी इंस्पिरेशन लेते हैं वो सब इंस्टाग्राम से लेते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक हम लोग स्क्रॉल करते भी हैं तो लोग बोलते हैं कंटेंट खराब आ रहा है आजकल, बट कंटेंट वही कंज्यूम करते हो, जो आप कंज्यूम कर रहे हो वही आपको शो करता है। सो मुझे वहीं से सीखने को मिलता है। तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम इज़ वेस्ट ऑफ टाइम? Instagram is waste of time in terms of when you're looking forward to build a business or a very big brand out of it. In terms of awareness, in terms of engagement, it is okay, but it is all about the ratio, impression, engagement and conversion. आपको impression मिल रहे हैं और थोड़ा बहुत engagement भी हो रहा है, लेकिन conversion क्या है? भाई business conversion से ही चलेगा ना। आप लोगों ने Instagram के ऊपर ये मान लीजिए कि you are spending let's say 3 hours a day on Instagram, right? Be it in terms of creating content or engaging yourself on Twitter. अब मैं वो 3 घंटे आपसे ले लेता हूँ, आपका जो 8 घंटे का वर्किंग टाइम है दिन का, उसमें से मैं 3 घंटे आपसे ले लेता हूँ और फिर मैं आपको कहता हूँ कि 3 घंटे आप कहाँ लगा सकते हैं जहाँ से आपको बेटर कन्वर्जन मिले। द बिगर प्रॉब्लम इज दैट अगर हम लोग एक प्लेटर की बात करते हैं, एक सैलड की बात करते हैं, या फिर हम लोग अपने एक लंच की बात करते हैं, तो उसमें जितनी भी चीज़ें उनका अपना एक रोल है और वो उतने तक ही काफ़ी है। अगर मैं सैलड की बात करूं या स्टार्टर की बात करूं तो स्टार्टर इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो इतना से ही चाहिए। मेरे 100% में उसका जो प्रपोर्शन है वो शायद हो सकता है 5% होगा। अब उसमें मेन कोर्स भी है, फिर उसमें डेजर्ट भी है, फिर कुछ एपेटाइजर भी है। तो बिगर प्रॉब्लम विद द मोस्ट ऑफ चंक इज कि वो स्टार्टर वाली जो चीज़ है ना वहीं पे ख़त्म हो गए हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं इवेंचुअली कि भैया मेन कोर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा अगर बिजनेस बनाना है तो। यू हैव टू गो देयर जहाँ पे है। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको अगर अपने आप को अवेयर करना है तो अवेयर करने के लिए मेरे पास में 1000 और आइडियाज है जिससे आप अपने आप को अवेयर कर सकते हैं। मे बी हैविंग दिस पॉडकास्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग वेर यू कैन गेट योर सेल्फ अवेयर, यस, एंड दैट टू ऑन अ वेरी one-to-one basis. Then only maybe you are able to get some ideas out of it. You can share your ideas, I can give feedback about it. बट ये जो वन साइडेड स्क्रीन ओरिएंटेड कंटेंट है ना, उसको वॉच करके हम लोग को जो मोटिवेशन फील होता है ना, वो ट्रेंडी है। वो 5 मिनट में ऊपर जाएगा और अगले 5 मिनट में वापस नीचे आ जाएगा। काम वहाँ पे करो, एंगेज वहाँ पे हो, और द बिगेस्ट थिंग विच यू आर इन्वेस्टिंग राइट नाउ इज योर टाइम। वो वहाँ पे आप इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको ROI मिले। तुम बोल रहे हो ना इंस्टाग्राम के ऊपर दिन में 2 घंटे देते हो, तो फिर बिजनेस क्यों नहीं बढ़ा हुआ उससे? कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना। तो मुझे मेरा पर्सनल प्रॉब्लम ये है डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स के साथ में मुझे ना बहुत ही ज़्यादा शैलो नज़र आता है, मुझे बहुत ज़्यादा हॉलो नज़र आता है, मुझे उसमें डेप्थ नज़र नहीं आती। और उसका सिंगल रीज़न है कि अगर मुझे मेरे बिजनेस और अपने ब्रांड के बारे में और ज़्यादा काम करना है तो द पर्सन हु कैन टीच मी अबाउट इट इज़ ओनली माई कस्टमर। यस। अगर आप 3 घंटे इंस्टाग्राम पे वन साइडेड कॉन्वर्सेशन यानी अपना कंटेंट बना के डालने के बजाय 3 घंटे कस्टमर्स को आउटरीच करने में इन्वेस्ट करेंगे, तो उनसे जो सीखने को मिलेगा वो वन साइडेड इंटरेक्शन में कभी भी नहीं मिलेगा। और एंड कमिंग बैक टू दैट, यू रियली नीड टू गेट योर 4P सॉर्टेड। until unless your 4P are not sorted along with the 5th P, बहुत मुश्किल है कि केवल एक चीज़ के ऊपर हम बिजनेस बना लेंगे। प्रोडक्ट, उसका पोजीशन, उसका प्राइस, उसका प्रमोशन, और सबसे इंपॉर्टेंट जो 5th P है वो उसका पर्पस। आप बता रहे थे 5th P बना रहा था, 5th P है पर्पस। मैं लिख भी रखा था कि पूछूंगा बाद में। सर अमेजोन ना मार्जिन बहुत काटता है, एंड आपके जो आपका एक प्रोडक्ट 200 रुपये का मिलता है ना, एग्जाम्पल 200 का मिलता है, उसमें अगर 15% उसने काट लिए तो, और उसका डिलीवरी चार्जेस, लॉजिस्टिक्स चार्जेस, रिटर्न आ गया अगर तो वो कर गया, तो उसमें जेब में तो सारे 10-15 रुपये बचे अगर देखा जाए टेक्निकली। तो उससे कैसे बिजनेस? मार्केट प्लेसेस तो इट्स इकोनॉमी ऑफ स्केल के लिए होते हैं ना। मार्केट प्लेस के अंदर अगर हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा बन सकता है, तो अगेन ऐसा पॉसिबल नहीं है।
मार्केट प्लेसेस के अंदर जो ASP रन होता है वो 350 से 400 रुपये रन होता है। 400 रुपये की ASP यानी एवरेज सेलिंग प्राइस के हिसाब से मैं निकालूँ, और ये अगर MOP भी है, मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस भी यही, तो मोटा मोटी जो मैच काम करती है वो 25%, 25%, 25%, 25%, राइट। यानी आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट 25% होना चाहिए। अगर 400 रुपये का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो प्रोडक्ट का कॉस्ट 100 रुपये से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ गुड एक्वायर अगर 100 रुपये का है तो मार्केट प्लेस इसमें 400 रुपये में बिक सकता है, और 400 रुपये समथिंग which is the majority of volume of the entire marketplaces in terms of consumer goods. I'm not going into electronic side. Electronic side का जो ASP वो अलग होगा, उसको मैं कैटेगरी को काउंट नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको एसेसरी मान लेता हूँ, या फिर एपरल मान लेता हूँ, या फिर गिफ्ट आइटम्स ही माने जा सकते हैं। 400 रुपये 500 रुपये उसका ASP है। अब आपको ये देखना है कि भैया अगर मैं 100 रुपये का सामान बना, मतलब कॉस्ट मेरा 100 रुपये है, 400 रुपये कस्टमर पे करेगा, जिसके अंदर लगभग मेरे हिसाब से 200 से 220 रुपये अमेजोन लेगा, ये जाएगा ही। मैं जिसमें लॉजिस्टिक हो गया, मार्केट प्लेस कमीशन हो गया, वेयर हाउसिंग चार्जेस हो गए, हाँ रिटर्न्स, हमारे केस में रिटर्न्स काफ़ी कम होते हैं, बट रिटर्न्स को भी आपने फैक्टर इन कर लिया सब कुछ। तो मोटा मोटी आपके पास में जो नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी, नेट पे भी नहीं आ रहा मैं, ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी अगर अपन निकालें तो किसी भी हालत में वो 20% से या 15% से ज़्यादा नहीं होगी। एंड देन उसके अंदर फिर आप अपना फिक्स कॉस्ट और ऐड कर दोगे तो 5% नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे हो जाएगा। तो आपने अपनी इसमें पूरा जो आपने जैसे 200 रुपये में अपनी मार्केटिंग भी जोड़ ली, अपनी जो आप एड्स रन कर रहे हैं, स्पॉन्सर एड्स, अपना जो प्रोडक्ट बनने का कॉस्ट है, रिटर्न कॉस्ट भी आप जोड़ते हैं, उसकी पैकेजिंग कॉस्ट से पूरा लेके फिर आप, मैं ये बता रहा हूँ, हाँ ये जो पूरा का पूरा मैंने तुम्हारे को यूनिट इकोनॉमिक्स का कैलकुलेशन बताया है, ये यूनिट इकोनॉमिक्स कैलकुलेशन उन लोगों के लिए है जो मार्केट प्लेसेस पे बिजनेस बनाना चाहते हैं। आप आपकी वेबसाइट से अगर कोई सामान बेच रहे हैं तो आप 1000 रुपये भी ASP रख सकते हैं, आप 5000 रुपये भी ASP रख सकते हैं, और उसके हिसाब से आप अपनी मैथ को निकाल सकते हैं। और हो सकता है कि फिर वहाँ पे जो 25-25 वाला रेशो है ये वहाँ पे काम ना करे, हो सकता है वहाँ पे आपका 15% ही कॉग्स हो, और उसके बाद में आप 30% मार्केटिंग पे इन्वेस्ट कर पाएँ। तो ये हर जगह के हिसाब से यूनिट इकोनॉमिक्स चेंज होते हैं। बट कॉस्ट ऑफ गुड एक्वायर टू MOP, मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस, ये पूरा गेम उसी के बीच में है। आपके प्रोडक्ट को आप अपने हिसाब से कुछ भी प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, बट वो कभी इकोनॉमिक स्केल में नहीं जाएगा। अगर इकोनॉमिक स्केल में जाना है तो आपको मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस जो भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसी के ऊपर जाना पड़ेगा। और एक तरीका ये भी कि आप एक नई कैटेगरी क्रिएट कर दें। जब आपने एक नई कैटेगरी क्रिएट करा तो आप कॉम्पीट करने के लिए कोई नहीं है, तो फिर वहाँ पे जो भी आपने एक स्टैंडर्ड प्राइस पॉइंट रखा है, दैट बिकम अ बेस एंड पीपल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आज आपने अगर पैट एक्सेसरीज के अंदर कोई एक प्रोडक्ट बना दिया है, उसका आपने एक XYZ कॉस्ट रख लिया है, तो इट बिकम द फर्स्ट प्रोडक्ट। अब उसके ऊपर जितने भी लोग आएंगे वो उसको बेस प्राइस मान के काम करेंगे। एग्जैक्टली। बट द मोमेंट पीपल विल बी फाइटिंग यू ओवर द प्राइस, ईदर यू नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट, अगर आपको मार्केट प्लेस पे रिलेवेंट बने रहना है, or you can choose not to reduce your cost, then you need to move out from marketplaces and maybe focus on more sales channel, जहाँ पे आप अपनी ESP पे सेल कर पाओगे। सर आपकी सेल्स ज़्यादा कहाँ से आती है, अमेजॉन फ्लिप मार्केट प्लेसेस से आती है या फिर वेबसाइट से आती है? तो आई थिंक 2021 तक हम लोग का 70-80% बिजनेस मार्केट प्लेस ड्रिवन, एंड टिल कोविड वी ग्रो रियली गुड, राइट। इन कोविड वी ग्रो 2x विदाउट मच एफर्ट्स बिकॉज वी नो हाउ टू गेट आवर प्रोडक्ट सॉर्टेड, प्रोक्योरमेंट सॉर्टेड, एंड वी वर रेडी। But over the period, I realized marketplaces has become B2B business again, and it's all about economy of scale, and it become inventory heavy business. Earlier, it was very easy to do business on marketplaces. Now, until you're not having inventory, or that too regionalized inventory, यानी multiple locations पे अगर आपके products position नहीं है तो वहाँ पे आप बड़ा business नहीं कर सकते। अब हम लोगों ने अपनी focus को I think 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। लोग बोलते हैं कि एक ही चीज़ पे फोकस करना है, बट वी रियली रियलाइज दैट वी ग्रो वर्टिकली, नाउ वी नीड टू ग्रो हॉरिजॉन्टली। पीरियड ऑफ टाइम पीरियड के बाद ही आप 4 चीज़ पे फोकस कर सकते हैं ना, अगर आप स्टार्टिंग इनिशियली। अग्री, मैं तो मना ही नहीं कर रहा है ना, वही। बट मैं ये भी मान रहा हूँ कि हर मार्केट प्लेस का या हर जगह जहाँ से आपका मैक्सिमम सेल आ रहा है, इस आइडियल है, क्योंकि वो सैचुरेशन पे जाएगा ही जाएगा, एक सैचुरेट पॉइंट आएगा ही। हाँ, तो आपको एक राइट पॉइंट के ऊपर, मतलब एक स्टेप अगर अपवर्ड ले रहे हो तो एक स्टेप कहीं ना कहीं आपको हॉरिजॉन्टल भी लेने की ज़रूरत है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला सिस्टम अगर बना पाओगे तो बिजनेस सस्टेन कर पाएगा। स्केलेबिलिटी और उसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे अपन लोग, बट टू मेक योर बिजनेस सर्वाइव और सस्टेन, यू रियली नीड टू थिंक ओमनी रादर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट वर्टिकल। ट्रू सर। सर ना एक आप जब शार्क टैंक में गए थे, अनुभव सर ने आपसे एक चीज़ बोली थी कि जो गिफ्टिंग बिजनेस है ना, स्केलेबल नहीं है। ठीक है,
आपका क्या टेक है इस चीज़ पे? गिफ्टिंग बिजनेस तो स्केलेबल है ही है, लोग की इमोशंस खत्म हो नहीं रहे, वही। पॉपुलेशन कम हो नहीं रही। अनुपम ने जो कहा था वो अलग बात थी। अनुपम ने कहा था कि गिफ्टिंग बिजनेस स्केलेबल तो डेफिनेटली है, हम 2,50,000 करोड़ के मार्केट की बात कर रहे हैं, 2,50,000। सर अभी अपन कितने पे बैठे हैं, लाइक अपना क्या टर्न ओवर है? पब्लिक रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। कमिंग बैक टू दैट, गिफ्टिंग मार्केट बहुत बड़ा है और हम ये बात करें कि गिफ्टिंग मार्केट में कोई मोनोपोली क्रिएट कर पाए या फिर एक बहुत बड़ा बिजनेस या सेगमेंट केटर कर पाए, मुझे लगता है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपना निश किस चीज़ को लेके बनाना चाहते हो, क्योंकि इन द एंड एवरीथिंग इज परसीव्ड एज गिफ्ट, बट मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई डू नॉट सी इट इन द सेम वे। एक साड़ी वाला भी अपने प्रोडक्ट को गिफ्ट बोल सकता है, एक खाने वाले भी अपने प्रोडक्ट को गिफ्ट बोल सकता है, दे कैन डू दैट, बट मेरा डेफिनेशन ऑफ गिफ्ट अलग है। तो the way we want to build our business, we have our own way of creating a new category altogether. Maybe लोग FMCG, personal care, apparel, इन सबको कैटेगरीज मानते हैं, मैं इमोशन को एक कैटेगरी मानता हूँ। आप इमोशन टच कर रहे हैं और ये बहुत बेसिक रूल भी होता है कि अगर आप इमोशन पे खेलते हैं, जैसे कि बहुत सारी ब्रांड्स करती हैं, तब आप ज़्यादा पैसा बना पाते हैं एज़ कम्पेयर टू आप नॉर्मल अपनी ब्रांड का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो मतलब एक जेनरिक बात है, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मार्केट प्लेस टू मार्केट प्लेस, और मे बी जिस जगह पे आप बेच रहे हैं उस पर वेरी करता है। बट लेट्स से इफ यू वांट टू गेट समथिंग फॉर योर गर्लफ्रेंड और यू वांट टू गेट समथिंग फॉर योर सिबलिंग, तो व्हाट यू विल गो एंड सर्च ऑन Amazon? नहीं, आंसर मी, व्हाट यू विल गो एंड वही सोच रहा हूँ, गर्लफ्रेंड के लिए कुछ मेरे को गिफ्ट कर, गिफ्ट फॉर गर्लफ्रेंड ही लिखा। हाँ, गिफ्ट फॉर गर्लफ्रेंड नहीं तो लिखना। वहाँ पे कैटेगरी क्यों नहीं लिख रहा? गिफ्ट फॉर माई गर्ल, हाँ यही लिखूंगा। इनफैक्ट गूगल पे भी लिखता हूँ कि टॉप 10 गिफ्ट्स तो अपनी गर्लफ्रेंड को दे सकें। तो दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि गिफ्टिंग में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, बट जो इमोशन को इवोक करेगा वही एक्चुअल में गिफ्ट है, क्योंकि गिफ्टिंग इज समथिंग विच मेक्स टू पीपल इम्पैक्ट। मतलब जो दे रहा है उसको भी इम्पैक्ट करेगा, जो खरीद रहा है उसको भी इम्पैक्ट करेगा। तो आपको वो माइंडसेट ही चेंज करना पड़ेगा इफ़ यू रियली नीड टू गो इनटू गिफ्टिंग। व्हाट इज समथिंग विच डिस्टिंग्विश व्हाट यू आर डूइंग विद रेस्ट ऑफ द पीपल। हर जना गिफ्ट बेच रहा है, लेकिन वो गिफ्ट नहीं बेच रहा, वो कमोडिटी के प्रोडक्ट्स बेच रहा है। एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ गिल्ट फ्री गिफ्टिंग। जो आदमी दिमाग नहीं लगाना चाहता उनके लिए कि जो भी मिलेगा मैं करके दे दूंगा, जो भी ईजिली कन्वीनियंस अवेलेबल हो। बट गिवन चांस, गिवन चॉइस, इफ समथिंग और सम प्रोडक्ट एक्चुअली इवोक्स एन इमोशन, इट विल बी प्रिफर्ड। तो प्रिफर्ड गिफ्टिंग जहाँ पे आदमी थोड़ा एफर्ट पुट करना चाहता है, यहाँ पे एक्चुअली वो कुछ यूनिक चीज़ चाहता है, वो मार्केट ही हम लोग केटर कर रहे हैं। हम कमोडिटी मार्केट में नहीं है कि जो चाहिए सब ला के दे देंगे वहाँ पर। सर जब आप इनिशियली काम कर रहे थे इसमें, तो आपके फेजेस भी आते होंगे ना एंटरप्रेन्योर की लाइफ में, ना लो फेजेस बहुत आता है। ऐसा मेरे काफ़ी एंटरप्रेन्योर में बात करके पता चला, जब आप इनिशियल स्टेज पर आपकी सेल्स नहीं हो रही थी, है ना, यू लाइक आपको लो फील होता था, आपने वो कैसे हैंडल करा? ये बहुत ही अनयूजुअल है मेरे लिए। मतलब द सेम फीलिंग आई हैड ऑन द डे वन और डे वन वाली बात है। तो जो I go with the same enthusiasm every single day to my space. कभी फील हुआ कि यार बट दैट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इफ आई एम फीलिंग डाउन और इफ आई एम नॉट फीलिंग मोटिवेटेड इनफ, दैट्स अ वेरी प्राइवेट फीलिंग। मतलब मुझे लगता भी नहीं है कि मैं उस चीज़ के को बिल्डअप करने पे काम करूँगा। आई सी इट एज अ, मतलब मैं अपने आप को भी उस फीलिंग के अंदर एक विटनेस वाले मोड में देखता हूँ कि आई सॉ, आई फेल्ट एंड आई मूव डाउन, कि चलो काम करते हैं यार, काम से ही होगा सही। हाँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि इट इज़ यू हु विल डिसाइड वेयर एवर यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड वॉट ROI इट विल बी गिविंग। इफ एनी लो इमोशन इज नॉट गिविंग मी एनी ROI, आई डोंट लुक फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट माई टाइम ऑन दैट। इफ एनी इमोशन is giving me any ROI, then I'll be definitely investing my time more on that emotion. मतलब मुझे मोटिवेशन समझ में ही नहीं आता है, मुझे कंसिस्टेंसी समझ में आती है। मोटिवेशन आ जाता है, कल ख़त्म हो जाता है। कंसिस्टेंसी, एक एक स्टेप आप लो ना यार। किसने बोला एक ही दिन के अंदर पहाड़ कर लोगे? किसी एक्टर ने बोला भी था कि अगर आपका मन नहीं कर रहा तब भी आप काम करने जाओ, जैसा फील हो आप काम करने ज़रूर जाओ। मतलब कि कंसिस्टेंटली होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस में। सर इतने मतलब ये जो सारे ख्याल आते हैं ना, ये ख्याल खाली दिमाग में ही आते हैं। मतलब आई डोंट ड्रिंक, तो मोस्ट ऑफ पीपल इन माई सर्कल आस्क मी कि लाइक व्हाई आई डोंट ड्रिंक। आई एम ऑलवेज हाई ऑन थॉट्स। ना मुझे स्मोक की ज़रूरत है, ना मुझे ड्रिंक की ज़रूरत है, ना मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत है, ना मुझे चाय की ज़रूरत है। आई डोंट नीड एनी सब्सटेंस टू मेक मी हाई। आई एम ऑलरेडी हाई ऑन माई थॉट्स।
नहीं लेकिन जैसे क्या होता है, आप जब काम कर, आपका जो भी इनिशियल था, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता होगा ना कि यार क्विट कर देते हैं, क्योंकि ना बहुत टाइम ऐसा होता है, और बहुत लोग आपके आसपास के जो लोग होते हैं ना, यार वो तब आता है जब आपको लगता है जो आप काम कर रहे हो उसके अंदर यू आर नॉट तब- एबल टू फाइंड मीनिंग. आई डोंट फील व्हाट आई एम डूइंग, आई डोंट फाइंड मीनिंग. आई एम कंटेंट विद व्हाट आई एम डूइंग. आई एम गिफ्टिंग मेक्स मी हैप्पी. कोई और खुश Exactly. हो ना हो, मैं तो खुश हूँ जो काम कर रहा हूँ उसको करके. और बाय गॉड ग्रेस इट इज ऑल्सो गिविंग मी ऑल द थिंग्स व्हिच आई नीड. ट्रू सर, ट्रू. सब मार्केट में ना जहाँ लोग परफ्यूम्स ब्रांड बना रहे हैं, कोई कॉस्मेटिक ब्रांड बना रहा है, कोई कॉफ़ी ब्रांड बना रहा है, एंड दे आर सेलिंग लाइक बहुत अच्छा बड़ा ब्रांड बना रहे हैं, ठीक है, कोई एआई बना रहा है. आपने कैसे सोचा कि मैं गिफ्टिंग ब्रांड बनाना है? क्योंकि ना बहुत कम लोग होते हैं जो कोई ऐसा कभी सोता नहीं कि सोच बैठा है आज सोचा गिफ्टिंग ब्रांड बनाएंगे. वो आपके साथ कैसे हैपन हुआ, कैसे वो हुआ आपके साथ? तो ब्रांड का क्या डेफिनेशन होता है? ट्राई टू अटेम्प्ट. ब्रांड का क्या डेफिनेशन होता है? ब्रांड वो है जो सर इमोशन बेच रही है, कि अगर आपकी किसी ने आपका प्रोडक्ट लिया ना तो उसको गुड फील होना चाहिए, और उसको फील होना चाहिए जब वो पहने उस चीज़ को, तो उसको प्राउड फील होना चाहिए कि मैंने किसी ब्रांड का प्रोडक्ट पहना है या लिया है. वो मेरे लिए सर ब्रांड है. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो मुझे लगता है ब्रांड का मतलब ही यही है कि व्हाट पीपल परसीव अबाउट वॉट एवर प्रोडक्ट सर्विस यू आर हैविंग, एंड इफ यू आर दे परसीव एंड दे फील गुड अबाउट इट देन इट बिकम अ ब्रांड फॉर देम. ब्रांड आपका नहीं है, ब्रांड जो परसीव कर रहा है उसका है. उसका है. तो मेरे लिए तो मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ. अब कोई उसको बिजनेस बोल सकता है, कोई उसको स्टार्टअप बोल सकता है, कोई उसको ब्रांड बोल सकता है, बट फॉर मेरे लिए मैं जो मुझे काम करना है वो मैं काम कर रहा हूँ. But if it is affecting some people and it is making them feel good about yourself, like you rightly said, then it become a brand. तो जो माइंडसेट लेके लोग बैठे हुए ना हमें ब्रांड बनाना है, तो ब्रांड आप तो बना ही नहीं सकते हो, कस्टमर बनाया वो तो. वो कस्टमर बनाएगा, और कस्टमर भी तब बनाएगा जब वो उससे फील करेगा. अब कस्टमर को फील कैसे करा सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट. वही सर. सर अभी जो जनरेशन चल रही है वहाँ पे बहुत ना ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं, ठीक है, आप कभी भी बेटर ढूंढ सकते हैं अपने लिए, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है. आपने कैसे एक स्टे करा एक ही इंसान पे? आई एम टॉकिंग अबाउट योर बेटर हाफ. It's a good question actually. So the world is going fast. Fast food, fast lifestyle, fast relationships, fast fashion, use and throw. या बम्बल टिंडर, दे आर डूइंग लाइक. So, खैर I'm not from this generation, so it's not right that I should comment on it. But I think we are part of that sandwich generation. The sandwich generation इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन का जो थॉट प्रोसेस था, हम लोग आधे इधर हैं और हम लोग आधे उधर हैं. हम प्रोग्रेसिव होना चाहते हैं बट हम रिमेन रूटेड भी रहना चाहते हैं. ये एटलीस्ट मैं मतलब मिलेनियल जनरेशन की बात कर रहा हूँ. अब मिलेनियल प्रॉब्लम फील होता है सर, कैसा क्यों लोग चीट करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? पहले के लोग तो नहीं करते थे बिकॉज we are too little to comment about it because we don't know holistically anything and everything about the whole world. या People are people, people are unpredictable, and people adopt and people evolve. मुझे आज की जनरेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज की जनरेशन के लिए प्रायोरिटीज क्या है. The moment I'm able to understand the priorities and the surrounding of this generation, then only I'll be able to respond to that. But by saying I'm doing it better, it's a very shallow statement. If I talk about women's, अपने दिव्या के लिए भी बोला मुझे, तो एक टाइम में ऐसा था कि ये पूरी मेल ड्रिवन सोसाइटी है और यहाँ पे परसीव कर लिया गया इस तरीके से कि भी बाहर का काम आदमी करता है, घर का काम वुमेन करती है, और एट सम पॉइंट ऑफ वुमेन ऑल्सो चूज टू डू दैट क्योंकि उनको लगता था दिस देयर कंफर्ट जोन. अब उनकी कॉन्शियस चॉइस थी ना यार. बट गिवन अपॉर्चुनिटीज, इफ वुमेन वांट टू वर्क एंड दे आर एबल टू मेक एन अरेंजमेंट एंड आर सेटिंग विद देयर बेटर हाफ्स और देयर families that they can also do what they want to do, not at the cost of compromising everything, but with the mindset of growing together. वो रेस से तो कौन जीतने वाला, कहीं भी नहीं जीतने वाले. तो अगर को एग्जिस्टेंस वाला माइंडसेट के साथ में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है एक्सेप्टेड है. आज अगर मैं बात करूँ तो आई रियली पुश्ड माई सिस्टर टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आई रियली पुश्ड माई मदर टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आई पुश्ड माई वाइफ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज आई genuinely feel that individualism is a necessity, not a choice. बट ये इंडिविजुअलिज्म जो होता है ना, ये जिम्मेदारी के साथ में लेना पड़ता है.
if you want to do something, be it a man or women or Gen Z or Gen Y or Gen X, doesn't really matter. You need to take responsibility and accountability of whatever choices you are making. तुम्हारे को रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है. तुम्हारे को स्टार्टअप करना है, तुम्हारे को स्टार्टअप नहीं करना है. तुम्हारे को 1% के साथ में रहना है, तो आपको 15% के साथ में रहना है. जो भी आप कर रहे हो, बस आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. और देन आई थिंक इट इज एक्सेप्टेड. मतलब मैं जो कर रहा हूँ और उसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, तो इन एंड मेरी लाइफ है, उसका कंट्रोल मैंने लिया हुआ है ना. अब उससे मेरी लाइफ अच्छी हो रही है बुरी हो रही है, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ. तो कोई अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. और ये मैं बहुत ओपनली बोल रहा हूँ कि आई डोंट रियली केयर अबाउट विथ व्हाट माइंडसेट पीपल आर कमिंग. दे आर शैलो, दे आर नॉट शैलो. ऑल आई वांट पीपल टू टेक अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट एवर दे डू. ये जो भाग जाने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो नहीं समझ में आता. शाहरुख खान ने बोला भी था सर कि है ना, आप मेरे बारे में अच्छा सोचते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. आप बुरा सोचते हो, मैं आपके बारे में सोचता ही नहीं हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचते क्या हो. हाँ, मतलब I genuinely feel like people who've been there, done that, they already have a holistic view of their life. They lost a lot. They started from scratch. तो उनका जो thought process हम उससे adopt करने की कोशिश कर सकते हैं. But what Shahrukh Khan says, that also doesn't matter to me, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी नहीं है. तो मुझे मोटिवेशन के लिए किसी और ने क्या कहा है, I rarely seek that. But I do believe there are people who really been through a lot of thick and thin, and I can take inspiration from their life. But whatever they have done in their life, it's not going to change my life. तो मुझे किसी और से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का कभी सीख रहता नहीं है. I read a lot, I like to watch movies, but मेरे लिए वो मोटिवेशन नहीं है. मेरे लिए जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें कंसिस्टेंसी ही वो है जिससे मैं आगे बढ़ता हूँ. मुझे किसी और सोर्स की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई आके मुझे पुश करेगा ही चल लो. सर आपके हिसाब से फाउंडर्स की पर्सनालिटी कैसे होती है? लाइक फाउंडर्स आपको लगता है ऐसा कि थोड़े लाइक वो ओवर एग्रेसिव होता है फॉर देयर वर्क एंड ओवर, मतलब कि बहुत अलग से पर्सनैलिटी होती है, दिख जाता है. ऐसा आर्टिस्ट होता है वो दिख जाता है आपको. वैसे फाउंडर्स भी, जो फाउंडर्स होते हैं रियल फाउंडर्स, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो फाउंडर लिखने के लिए फाउंडर है, नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा. जो फाउंडर सच में है उनकी पर्सनैलिटी अलग से दिखती है आपको. क्या आपको लगता है सर? बहुत ही सब्जेक्टिव है. मुझे लगता है कि वन जनरेशन बिलीव इन फेक इट अंटिल यू मेक इट. वन जनरेशन बिलीव जस्ट मतलब नेकी कर दरिया में डाल करो और छोड़ दो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मैं बना रहा हूँ, मुझे तो बनाने में खुशी हो रही है, मैं बना के वैसे ही खुश हूँ. उसको कॉपी कर रहा है, उसको कॉपी नहीं कर रहा है, कोई कॉम्पीट कर रहा है, मेरा कोई स्टाफ मुझे धोखा दे के डेटा लेके चला जा रहा है. अब मेरा तो चॉइस है ना कि यार आई कैन ओनली कंट्रोल व्हाट आई एम अकाउंटेबल फॉर. मेरे अलावा दुनिया में कोई क्या कर रहा है मुझे उससे नहीं फ़र्क पड़ता. तो फाउंडर्स के साथ में भी मुझे ऐसा ही लगता है. इट्स नॉट इवन अबाउट फाउंडर्स, आई थिंक इट इज़ अबाउट इंडिविजुअल. लीड देयर बिजनेस, लीड देयर पर्सनल लाइफ. आपको जो लगता है अगर आप वो कर रहे हो और आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हो, देन आई जेन्युइनली फील यू डिजर्व माई रिस्पेक्ट. बट पीपल हु आर जस्ट इन्फ्लुएंस एंड बाय इन्फ्लुएंस दे फील दे कैन रियली मेक सम डिफरेंस, वो बहुत ज़्यादा मुझे लॉन्जिटिविटी नज़र नहीं आती है उसके अंदर. वो जितना जल्दी ऊपर जाता है वो उतना ही जल्दी नीचे आ जाता है. आई एम वर्किंग फ्रॉम 2008 और स्टिल आई वर्क विद द सेम डिटर्मिनेशन एंड पैशन. मुझे मज़ा आ रहा है उस चीज़ के अंदर. बट जैसा कि तूने बोला कि वन सेट ऑफ पीपल जस्ट वांट टू टैग अ फाउंडर वर्ड और दे वांट टू एसोसिएट बाय जस्ट हैविंग दैट प्राइड दैट आई एम आल्सो अ फाउंडर. तो वो प्राइड लिखने से नहीं आएगा, वो जीने से आएगा. कैन यू एक्चुअली एम्प्लॉय पीपल? कैन यू ऑल्सो थिंक ऑफ 100 other people whom you can give employment every single day rather than just thinking भाई मेरे अकाउंट में कितना पैसा आएगा. तो माइंडसेट बहुत लोगों को फाउंडर बनाता है और माइंडसेट ही लोगों को इंडिविजुअल बनाता है. ट्रू सर. सर आज ना गुरु पूर्णिमा है. आपका कोई भी ऐसा गुरु है या मेंटोर है जो आपकी लाइक आपको सिखाता है चीज़ें? तो आई हैव अ वेरी डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ मेंटर. मुझे लगता है मेंटर्स इन कैटेगरी मेरे को वो लगते हैं जो कभी भी प्राइस टैग के साथ में नहीं आते. मेंटर वो होते हैं जो आपको नॉन जजमेंटल स्पेस देते हैं. मेंटर वो होते हैं जो आपके लिए होलिस्टिकली सोचते हैं, रादर देन वो केवल आपके करियर, आपके प्रोफेशन के बारे में बात करें. दे ऑलवेज थिंक अबाउट होलिस्टिकली एंड इन होलिस्टिकली दे ऑल्सो थिंक अबाउट योर पर्सनल लाइफ एंड दे आर नॉट हैविंग एनी वेस्टेड इंटरेस्ट इन वॉट एवर यू आर डूइंग. तो अगर कोई भी जना एक वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ में आता है तो मैं उसको मेंटर नहीं मानता. मेरे केस के अंदर इफ आई रियली सी people who I call mentor, and I have so many mentors, and I think mentors are the only reason I was able to remain progressive on my path. Because non-judgmental, non-influenced way में they just asked me right questions. मेरे किसी भी mentor ने मुझे आके ये नहीं बताया कि ये सही है या ये गलत है.
उन्होंने बताया करना कैसे। उन्होंने ये भी नहीं बताया, उन्होंने मुझसे बस क्वेश्चन पूछा क्योंकि मुझे करना है ना। दिस इज आस्क मी द राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड बाय दिस रीजनिंग एंड क्वेश्चनिंग मे बी आई वाज एबल टू फाइंड सम क्लैरिटी बाय माई सेल्फ। तो चाहे मेरी स्कूल की बात करूँ जो मेरे फाइन आर्ट के टीचर थे, और बचपन की बात करूँ तो somebody who taught me how to write. Then in industry I found a lot of people who guided me without asking anything in return. तो मुझे लगता है वो मेरे लिए genuinely mentor है क्योंकि वो मुझसे कुछ सीख नहीं कर रहे थे। हाँ सर, आपको मतलब अभी जो है कि वो पूरा mentors और वो वाला टैग लगता है ना, mentor available on call at this $1 per hour. 2,992 इनफैक्ट आपको पता है सर, बेलेविटा के फाउंडर यही कर रहे हैं अभी। उनका ब्रांड है unicorn.ai करके, वो उसमें यही करेंगे कि ना आपके वो मेंटोरशिप, उनने पहले वर्ड बोला, उसके बाद उनने एक सेम कैंपेन लॉन्च किया जिसमें उनने बोला कि ना, कैंपेन भी लॉन्च नहीं करा उन्होंने बताया किसी को कि ना हम लोग क्या करेंगे स्टार्टअप में कि आपके टाइम की वैल्यू होगी। जैसे कि मुझे आपसे कनेक्ट करना है, ठीक है, लिंक्डइन के थ्रू कर रहा हूँ या फिर मैं आपको मेल करूँगा, आपने वहाँ पे रिप्लाई नहीं किया, सो वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने रेट कर दिया कि भाई आपके 1 घंटे का पैसा है 500 रुपये। तो वहाँ पे अगर आपको अपने मेंटोर से बात करनी है, आपको लगता है कि वो मेंटोर है आपका पॉडकास्ट देख के, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं उसको। मतलब मैं करेक्ट करूँगा, मेरा वर्जन जो है मुझे अभी भी ये लगता है कि वी रियली नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोचेस एंड मेंटर्स। कोचेस बहुत डिफरेंट होते हैं मेंटोर से, आई गेस। कोचेस आपकी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या, आपकी किस स्पेसिफिक स्किल को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, दे आर ऑलरेडी एक्सपर्ट इन दैट एरिया, राइट। और इसीलिए तो आप उनको कोच एज अ कोच ला रहे हो क्योंकि वो आपको परफॉर्मेंस लेवल पे उस पर्टिकुलर स्किल में इंप्रूव करेंगे, एंड फॉर दैट यू आर गिविंग देम मनी, एंड बिकॉज दिस इज व्हाट देयर जॉब, मतलब काम है उनका सर्विस इज व्हाट दे आर डूइंग एज अ बिजनेस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटर, आई कैन नॉट कन्विंस विद दिस आइडिया कि एक मेंटर एक प्राइस टैग के साथ में 500 रुपये देके किसको मैं मेंटर कैसे बना सकता हूँ? नहीं सर, 500 रुपये देखा नहीं उन्होंने, उनका मतलब ये था। और 500 रुपये की नहीं है, अगेन आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप अगर 500 की या 5,000 रुपये या 5 लाख रुपए की भी बात कर लो, मेरे टाइम की जो वैल्यू है अगर वो आप मोनिटाइज करके दे रहे हो तो देन इट्स अ सर्विस, देन इट शुड बी ट्रीटेड एज अ सर्विस। मेंटरशिप इज नॉट समथिंग विच कम्स एज अ सर्विस। मेंटरशिप शुड बी डन ऑन अ वेरी नॉन मॉनिटरी, नॉन जजमेंटल, विथ अटमोस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। मेंटर वो है जिसके साथ आप बैठ के बात कर सकते हो, जो आपसे राइट क्वेश्चंस करेगा, और वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। वो आपकी पर्सनल वेलबींग, आपकी सोशल वेलबींग, आपकी प्रोफेशनल वेलबींग, आप पर्पस ड्रिवन है या नहीं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसा कर रहे हैं, क्या अपने करियर के लिए आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो उन चीज़ों पे आपसे बात करेंगे। हॉलिस्टिकली आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। और प्रोफेशनल कोचेस जो है वो आपकी प्रोफेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करने के ऊपर काम करेंगे। तो अपने दिमाग में आपको उसको बिल्कुल डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि व्हेन आई एम रीचिंग समबडी एंड आई एम हैविंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट कि भी मेरे को बिजनेस समझना है, फाइनेंस समझना है, मार्केट प्लेस समझना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट समझना है, एंड दीज आर द पीपल हु आर एक्सपर्ट इनटू दैट एरिया, एंड वी आर यूजिंग देम और यूजिंग देयर सर्विसेज, एंड वी आर गिविंग देम सम सॉर्ट ऑफ रेम्यूनरेशन बेसिस ऑन द स्ट्रक्चर दे हैव डिसाइडेड, बी इट टाइम, बी इट द काइंड ऑफ आपके साथ में 1-to-1 कितना वो इन्वेस्ट करेंगे, आपको कौन सा नेटवर्क ओपन करके देंगे। इट्स अ गिव एंड टेक बिजनेस। तो मेंटर चाहिए, लेकिन मेंटर केवल वो है जो आपसे राइट क्वेश्चन करे, और बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो जना आपके फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए। सर, अगर हम आपको आज 1 करोड़ रुपए दें तो आप कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे? नॉट मैं तो जो कर रहा हूँ, आई एम ऑलरेडी हैप्पी विद दैट। इसके अलावा सर, if you give me 1 crore rupees, definitely I'll invest in 10 different people who are having right aspiration and do really want to do something out it. I'll not start any business. I'll invest on people. अच्छा, आप लोगों को पैसा लगाएंगे, आप इन्वेस्टर बन जाएंगे। अब वो इन्वेस्टर वर्ड भी इतना एक वो सेलिब्रेटेड वर्ड हो गया, मतलब मुझे लगता है अगेन वो एक बहुत ही शैलो स्पेस बनता जा रहा है। इन्वेस्टर वो है जिसको एक्चुअली ये समझ में आना चाहिए कि उस पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। एक इन्वेस्टर स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है, दैट्स अ चॉइस। बट पीपल हु आर इन्वेस्टिंग ऑन पीपल, आई डोंट थिंक दे शुड बी जस्ट कॉल्ड इन्वेस्टर्स। मतलब वो बिलीव कर रहे हैं किसी के ऊपर यार, एंड इट कम्स विद अ वेरी हाई रिस्क एज वेल। बट बिलीविंग इनटू समथिंग एंड देन इन्वेस्टिंग इज समथिंग वेयर इन्वेस्टमेंट कम्स सेकेंडरी, बिलीव कम्स फर्स्ट। So they are believers rather than investors.
सर आपको क्या लगता है कि जो इन्वेस्टर है वो पैसा किस पे लगाता है, आइडिया पे लगाता है या एक इंसान पे पैसा लगता है? यार इन्वेस्टर कौन है उस पर डिपेंड करता है, हाउ यू कैन आप किस पे जनरलाइज। लगाओगे? मैं तो उस चीज़ के ऊपर लगाऊंगा जहाँ पे मुझे कन्विक्शन नजर आएगा, और वो कन्विक्शन आइडिया में भी हो सकता है, बट उस आइडिया को जो परसीव कर रहा है क्या वो उसको जी पा रहा है, मुझे तो वो देखना है उसके अंदर, क्योंकि फेलियर्स तो होंगे ही 100% है, बिना गिरे तो चलना किसको आया है। ट्रू, वेरी ट्रू। बट मैं पर्सनली मतलब मैं जो आजकल -1 से 0 तक बिजनेस को बनाने के लिए जो एक बिजनेस बन गया, एक पूरा मार्केट बन गया है कि लाइक देयर आर पीपल और फॉर्मर फाउंडर्स हु बीन देयर एंड डन दैट, नाउ दे आर हेल्पिंग बिजनेसेस टू गो फ्रॉम -1 to 0। तो मैं अपने आप को कभी भी -1 से 0 में नहीं देखता हूँ। मतलब इफ समबडी इज जस्ट हैविंग एनी रैंडम आइडिया एंड दे वांट टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर और अ बिजनेस अराउंड इट, मैं उस पर नहीं काम कर सकता। मैं आपसे 1 to 10 की जर्नी के ऊपर आपके साथ में काम कर सकता हूँ, और मे बी 0 पे भी आपको तब आना जब आपको एटलीस्ट 0 से 1 की क्लैरिटी है। अगर आपको 0 से 1 की क्लैरिटी नहीं है तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं अपना टाइम आप पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं प्रोफेशनल मेंटर नहीं हूँ, ना मैं प्रोफेशनल कोच हूँ, मैं अपना काम करना जानता हूँ, और मैं जो काम करता हूँ अगर उसके अंदर कोई ऐसा कॉम्पोनेंट या कोई ऐसा एस्पेक्ट है जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की किसी को कोई रिक्वायरमेंट है, देन आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर वेयर मैं तीनों लेवल पे उसको हेल्प कर पाऊंगा। मैं उसके साथ मैं इसमें इन्वेस्ट भी करूंगा, मैं उसको टाइम भी दूंगा, और मैं उसको नेटवर्क भी दूंगा, बट मैं ना केवल पैसा दूंगा, ना मैं केवल उसको एडवाइस दूंगा। सर आप अभी ओपन है इन्वेस्टमेंट के लिए? आप इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं कि इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, एंजल इन्वेस्टर बनने का कुछ? मुझे एंजल इन्वेस्टर वर्ड से भी प्रॉब्लम, मुझे भी प्रॉब्लम है सर। मुझे लगता है कि नहीं, मतलब कि मतलब आई डोंट नीड टू टैग माई सेल्फ विथ एनीथिंग। यस, आई एम हैप्पी टू बी नोन एज नितिन ऑफ इंडिबनी, एंड देन इंडिबनी कैन हैव 10 डिफरेंट वेज टू वर्क, बट मुझे 15 और टाइटल्स और डेजिग्नेशंस की जरूरत नहीं है रिलेवेंट बने रहने। All the people who put 10 titles in their LinkedIn description, I just feel they're confused people. They also don't know what they really want to do or for what they want to be known. और जानना किस नाम से चाहता है वही। तो वो जो 40 under 40, this and that, mentor, investor, advisor, I just feel they're confused people. If you do one thing properly, just put it that. मैं तो मेरा बिजनेस ही बना रहा हूँ ना, अब मेरे बिजनेस के साथ में आपको कुछ आना है, कुछ और करना है, then definitely I can think, and जो मेरी प्रायोरिटी के ऊपर आएगा मैं उसको पोजीशन करूंगा। I never put in my LinkedIn कि भैया मैं एडवाइजर हूँ, मैं मेंटर हूँ, एंजल इन्वेस्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं जो कर रहा हूँ मैं उसी के बारे में अपने लोग चाहता हूँ कि लोग उसके बारे में जाने। रतन टाटा को लिखने की जरूरत नहीं कि वो इन्वेस्टर है, ट्रू, वेरी ट्रू सर। उसको फाउंडर और चेयरमैन एमरेटस ऑफ टाटा सन्स उतना ही काफी है उससे। लोग बताते हैं आपको कि आप क्या है। आप मुझे कैसे परसीव कर देंगे वो आपका चॉइस है, आपका एक्सपेक्टेशन है मुझसे, मैं क्या हूँ वो मुझे पता है। ट्रू सर। सर आपका शार्क टैंक में जाने के बाद क्या चेंजेस आए? लाइक आप शार्क टैंक में गए, ठीक है, एंड आपने कैसे सोचा शार्क टैंक में जाने का? क्योंकि आपने फर्स्ट फंड रेस किया शायद तक शार्क टैंक में, है ना? उस वाले कभी नहीं किया था आपने रेस, आपने वहाँ गए, आपने रेस करा, एंड उसके बाद चेंजेस क्या है आप में? और इसी में क्वेश्चन एडअप करेंगे हम लोग कि ना किसी फाउंडर ने जो बताया था कि आप जब शार्क टैंक से वापस आते हैं ना तो यू हैव अ गुड लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स जो आपको कनेक्ट करते हैं कि मैं आपको बेटर वैल्यूएशन में पैसा दे दूंगा। और ना इसमें कई बार ना प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है कि ना या तो फाउंडर उसको बेटर वैल्यूएशन में मिलता है तो वो बैकआउट कर देता है और वो वहाँ से इन्वेस्टमेंट नहीं लेता शार्क टैंक से, या इन्वेस्टर्स जो पैसा लगा रहे होते हैं ना वो वेट करते हैं कि एक बार इसका जो एयर हो जाए इसका एपिसोड, उसका सेल्स देखेंगे, फिर वो पैसा लगाते हैं। सारी बातें सच है। तो अब किसके साथ में क्या हो रहा है, देयर आर एन नंबर ऑफ स्टोरीज, देयर आर एन नंबर ऑफ वर्जन्स अराउंड इट, बट मुझे ऐसा लगता है कि पीपल हु डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है। पीपल हु नो व्हाई दे आर देयर, आई थिंक दैट सॉल्व हाफ ऑफ द प्रॉब्लम। योर क्वेश्चन वाज व्हाई वी वेंट टू शार्क टैंक। या The simple idea was I had a conversation with a good friend and he told me, I'm not saying I was against Shark Tank, but I just felt like it's too new concept for India. We don't really know what sort of repercussions are coming because it's very new. The first season and second season I was not at all even interested to see it as a participant. I was watching it as a viewer. लर्निंग। हाँ, मैं व्यूअर की तरह ही उसको देखता था। थर्ड सीजन के अंदर हमने पहली बार ही अप्लाई किया था, ऐसा नहीं था कि पहले में क्या नहीं हुआ फिर सेकंड में क्या नहीं हुआ, हमने थर्ड में अप्लाई किया था एंड वी वर हैविंग अ वेरी क्लियर ट्रैक कि हमें क्या बात करनी है,
हमें क्यों बात करनी कुछ राउंड्स होते हैं सर जाने से पहले कुछ है? देर आर लाइक मल्टीपल थिंग, एटलीस्ट देर आर 5 राउंड्स। 5 राउंड्स आपको निकलना हाँ। लाइक बता सकते हैं हम क्या क्या होते हैं राउंड्स? ये ऐसे टाइप आंसर है, आप ऐसे टाइप नहीं आंसर एकदम मेरे को एक शॉर्ट आंसर में 30 देना सेकंड है। बताया आपको। 30 सेकंड के अंदर अगर समझे तो 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपका एक बेसिक फॉर्म होता है जिसमें बिजनेस की बेसिक डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। इफ़ जो भी उन लोगों ने अपने पैरामीटर्स बना रखे हैं, सोनी ने उसमें आप फिट होते हो तो आपको लेवल 2 पे एक लेवल 2 का फॉर्म मिलता है, विच इज़ लाइक अ वेरी डिटेल्ड फॉर्म, जिसके अंदर लगभग मेरे हिसाब से लाइक हर एस्पेक्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्पस, विजन, बिजनेस, नंबर, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, फैमिली में कौन है, आपके फाउंडर्स कौन है। नहीं, वो इतने क्वेश्चंस होते हैं कि वो क्वेश्चंस का आंसर करते करते आपको एक निर्वाणा प्राप्त हो जाएगा कि भैया मेरे बिजनेस के बारे में मुझे ये सब कुछ कोई नहीं पता है। देन आफ्टर दैट इट गॉट शॉर्टलिस्टेड, देन आपके इन पर्सन ऑडिशंस होते हैं। फिर इन पर्सन ऑडिशंस के अंदर जो भी रिस्पेक्टिव सिटीज़ है वहाँ पे जाके आपको ऑडिशन करने पड़ते हैं। वहाँ पे फाइनेंस साइड और क्रिएटिव साइड के लोग होते हैं, वो आपसे सारे क्वेश्चंस करते हैं। वो सारी रिकॉर्डिंग होती है, फिर वो रिकॉर्डिंग को इवैल्यूएट किया जाता है। वो रिकॉर्डिंग को एक सेट ऑफ लोगों को दिखाया जाता है, वो स्टोरी एज अ व्यूअर लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रही है। देन उसके बाद में आपका एक ड्यू डिलिजेंस होता है जिसको हम प्राइमरी ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं, जो आपके फाइनेंसेस, आपके नंबर्स, आपके सोशल मीडिया, फाउंडर्स की प्रोफाइल, फाउंडर्स की हिस्ट्री, इन सब के बारे में होता है। और उसको अगर आप क्रॉस करते हैं देन फाइनली आपको फाइनल ऑडिशंस के लिए बुलाते हैं। तो 5 दिन का पूरा ऑडिशन का प्रोसेस रहता है। मुंबई में इनके स्टूडियोज़ होते हैं, वहाँ जाना पड़ता है। तो 2 दिन ही आपको प्रैक्टिस कराते हैं, और जो प्रैक्टिस है बेसिकली शुरुआत की 2.5 से 3 मिनट की पिच की होती है। दे रियली नीड टू मेक श्योर कि वो अनकट लेवल में आप पिच करें, एंड देन ओपन हाउस इज देयर, द कॉन्वर्सेशन कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन, इट वर्क्स लाइक दैट। और उसकी भी गारंटी नहीं है कि अगर आपका शूट हो गया या फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कमिट हो गया तो एयर होगा, क्योंकि मोटा मोटी मेरे हिसाब से 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था लास्ट सीजन के अंदर, और 150 या 156 ऐसी कुछ पिचेस लाइव हुई थी, और शूट मेरे हिसाब से 180 पिचेस हुई थी। That's a broad understanding which I have. I can be wrong, but this is what I know. सर आफ्टर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन योर मनी, लाइक अभी आप लोग इन्वेस्ट किया आप पे, तो उनका बॉन्ड कैसे रहता है आपसे? एज अ लाइक वो मेंटोर काम करते हैं कि आपने कॉल करा और आपने पूछ लिया सेल्स का, या उनका लाइक मंथली चार्ट जाता है कि आपने कितनी सेल्स करी, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, कैसे रहता आफ्टर लाइक बेसिक क्वेश्चन, अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वो इन्वेस्ट करने के बाद क्या प्रोसीजर रहता है, कैसा रहता है, एक्सपीरियंस क्या होता है एग्जैक्टली छोटा? अब डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, और इन्वेस्ट मतलब हम हर चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज एन इन्वेस्टमेंट नेटवर्क, देयर आर एंजल्स, देन देयर आर इंडिविजुअल्स, बहुत सारी चीज़ें। इफ़ यू टॉक अबाउट शार्क्स, तो शार्क्स इंडिविजुअली बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। दे हैव देयर ऑफिसेस, दे हैव देयर वेंचर आर्म्स, वाया दैट दे इन्वेस्ट, एंड दे आर ड्रिवन बाय कंप्लीटली डिफरेंट पीपल। आपको लगता है कि अगर आपकी कंपनी के अंदर उनको मित्तल ने इन्वेस्ट किया तो वो बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, उनके पास में टाइम ही नहीं है। They have an investment arm, which is a professional investment body, where they have proper people who are appointed from finance side, from business side. They vet your businesses and then they help you to create structures as well. MIS बोलते हैं हम लोग, Management Information System. तो MIS रिपोर्ट्स क्रिएट की जाती हैं जो आपको मंथली लेवल पे भेजनी पड़ती है, और क्वार्टरली लेवल के ऊपर आपके बिजनेस, आपके प्लान्स के ऊपर बात हो जाती है, जिसमें आपकी आस्क क्या है उस पर आप बात कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि अगर आपको एक क्वार्टर के अंदर 40 मिनट का ही टाइम मिल रहा है जो भी शास्त्र हैं उनके साथ में, तो आपको बहुत श्योर होना पड़ेगा कि उस 40 मिनट में आप उनसे क्या बात करना चाहते हैं। आपको उनको रिपोर्ट भी करना है, आपको उनको विजन भी बताना है, और आपको अपनी आस्क भी उनसे क्लियर है। तो इट्स नॉट जेनेरिक कि ये टेम्पलेट सब लोग फॉलो करते हैं, इट्स सब्जेक्टिव, एंड एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि having the right strategic investor is much better than having conventional investors, क्योंकि strategic investor तो एटलीस्ट एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम या एक पर्टिकुलर जो एरिया है जहाँ पे आप ग्रो करना चाहते हैं वो आपको वहाँ हेल्प कर देंगे। सही है सर। फंडिंग आपको लगता है रेस करनी चाहिए स्टार्टअप को? बहुत सब्जेक्टिव है, अगेन शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सही। स्टार्टअप करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नहीं, लेकिन मैं फिर वापस पॉडकास्ट देख रहा था, राशवानी खाना दोनों ने कहा था कि फंडिंग ने इनिशियल से तो रेस कर लेनी चाहिए। अश्विनी ग्रोवर ने बोला कर लेनी चाहिए, क्योंकि ना बूट से कब तक चलाओ। बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है यार। मतलब there can't be one answer. Nobody can answer कि this is right and wrong. It is your choice. With what you feel convinced. आप अपनी नॉलेज लेना चाहते हो, आप 1000 ब्रांड्स की केस स्टडी करके निकाल सकते हो, और आप सोचते हो कि इन्होंने जो किया क्या वो मैं करके अपना बिजनेस बना लूँगा। It doesn't work like that. एक इन्वेस्टर मिला who screwed you up, एक इन्वेस्टर मिला जिसने आपके बिजनेस को ग्रो कर दिया। कहानी क्या बनेगी कोई भी नहीं जानता।
कहानी का लिया। कोई भी नहीं जानता है ना। आपको इन्वेस्टर खराब मिल गया, आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट नहीं लेना चाहिए। आपको इन्वेस्टर अच्छा मिल गया, आपको लगता है इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए। ट्रू, वेरी ट्रू सर। There can't be one answer, but all I feel that you need to be aware, and for that you need to do homework, and your homework need to be sound enough so that you can make a better choice. 12th के बाद में क्या सब्जेक्ट लिया था? 11th 10th के बाद में क्या सब्जेक्ट लिया? PCM, क्यों? बिकॉज बीटेक करना था, IIT करनी थी। या ऐसा लगता था कि अच्छा जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो साइंस यही ले था, लेते टू हैं। वेरियस यही था कि इंटेलिजेंट लोग PCM लेते हैं। घर वाले खुद बोलते थे कॉमर्स आर्ट्स तो ले रहे हैं। तो ठीक है, फिर PCM ले लिया, फिर उसके बाद में क्या किया? इंग्लिश ऑनर्स की, इंग्लिश ऑनर्स और साइकोलॉजी। क्यों? हुआ नहीं मेरे से, इसलिए। कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ ना कि maybe this doesn't work for me. तो there are n number of ways. At a point आपको लगता है कि शायद ये मेरे लिए वर्क करेगा, ये वर्क नहीं करा तो आपने अपने कोर्स को चेंज किया। ट्रू। इन देन यू नीड टू लिव विथ योरसेल्फ। और जिसको करके आपको पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, आई थिंक दैट्स ऑल। अगर इन्वेस्टमेंट लेकर रात को सही से सो पा रहे हो तो अच्छा है, इन्वेस्टमेंट लेकर रात को सही से सो नहीं पा रहे हो तो गलत। सही सर। सर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो? मैं ड्रीम्स में बिलीव नहीं करता, बट मेरे को लगता है कि मैं एफर्ट्स पे बिलीव करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कोट ऑफ स्वामी विवेकानंद, एंड ये कोट मैं पहली बार ऐसे किसी का रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, बिकॉज मैंने विवेकानंद स्कूल है उसी के अंदर मेरी स्टडीज़ हुई, तो मेरी अपब्रिंगिंग के अंदर बहुत ही प्रैक्टिकल एजुकेशन का रोल रहा है। मुझे कोई भी मोटिवेट करने नहीं आता था, बट बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करते थे। तो उस कोट का जो एक वन लाइन है वो मैं बोल रहा हूँ कि गॉड गिव मी एवरीथिंग व्हाट आई नीडेड बट नथिंग व्हाट आई वांटेड। तो मैं वांट के बारे में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन नहीं करता, मैं नीड के बारे में काम करता हूँ। और इवेंचुअली मुझे लगता है कि जब भी मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ऐसा करना है, मुझे आगे से आगे उसके लिए सपोर्ट मिलता है। तो ये अगेन इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड कि मैं सोचता हूँ कि वन फाइन डे आई विल बी हैविंग अ कार, वन फाइन डे आई विल बी हैविंग दिस, वन फाइन डे आई विल बी हैविंग अ दैट। अगर वो नेसेसरी नहीं तो मुझे वैसे भी नहीं मिलने वाली, और अगर वो मेरे लिए इतनी ज़रूरी है कि उससे मेरी लाइफ का कोर्स डिसाइड होने वाला है तो शायद वो मुझे मिल भी जाएगी। बट क्या वो मिलने के बाद में मेरी जो वांट है वो ख़त्म हो जाएगी? क्या वो और बड़ी चीज़ को वांट करेगी? आपको लाइक you met somebody, you found that person likable or amicable or maybe a better person with whom you look forward to spend the rest of your life. You started getting into relationship, maybe you got married as well. Then again you started thinking नहीं यार इसमें तो ये कमी है, किसी और में मुझे कुछ और बेहतर मिल जाए। आप उस तरफ चले जाओगे, वो भी कर सकते हो आप लोग। You found somebody else in your life, बट फिर उसके साथ में आपको लगेगा कि अब मुझे कुछ और बेहतर मिल जाएगा। हाँ सर, परफेक्शन तो नहीं मिलेगा। और परफेक्शन की नहीं है बात, है कि मेरी वांट, मेरी डिजायर कोई एंड नहीं। तो ज़रूरत और चाहत का डिफरेंस ही यही है कि जो ज़रूरत है वो नेसेसिटी कहलाती है, और जो चाहत है वो डिज़ायर है, वो डिज़ायर फिर एंडलेस है। तो मैनिफेस्टेशन जब आप बोलते हो तो आपको ये मैनिफेस्ट करना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। गॉड गिव मी वॉट एवर आई नीड और गॉड गिव मी वॉट एवर आई वॉन्ट। Do you really need to think about what you want to manifest? लाइक अपन कुछ भी लाइक मैनिफेस्टेशन का मतलब ऐसा नहीं होता कि ना आप जो जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचें, क्योंकि फाउंडर्स का यही रहता है कि ना जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा सोचो। माइंडसेट अगेन, मतलब आप एक जगह हाँ, अब देयर वाज अ कोट जिसको हम बोलते थे कि साईं इतना दीजिए जिसमें कोटों समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ ना नहीं भूखा। भाई मेरे पास में भरा पड़ा है पैसा, और कोई जना मुझसे मदद के लिए आ रहा है, उसको मैं ना 5 मिनट दे सकता हूँ ना मैं 5 रुपए दे सकता हूँ। तो क्या मतलब, क्या काम कैसा पैसा? मैं माइंडसेट पे वापस बात। परफेक्ट, समझ गया। आप डिज़ायर कुछ भी कर लो, वो डिज़ायर अगर फुलफिल हो भी गई तो क्या आप उसके ऊपर की डिज़ायर को नहीं ख़त्म करोगे? बट आपकी ज़रूरत अगर पूरी हो रही है ना तो आप कंटेंट होके काम करोगे। ये जो थोड़ा और है ना, ये थोड़ा और एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। ये जो फोमो हम बोलते हैं ना, फोमो इज एक्चुअली अ डिजीज। The more you are into the world of FOMO, you'll never be able to feel any contentment. The more you become equanimous, you will realize there is no end to it. सर आप भगवान में मानते हैं? यार मैं अगेन फिर सब्जेक्टिव आ जाएगा, एक सब्जेक्टिव मुझे लगता है इसका आंसर आ जाएगा। नहीं, क्या आप मानते हैं? क्या या मैं बिलीफ सिस्टम में मानता हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइज रिलीजन को नहीं मानता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि जो प्रकृति है, नेचर है, आई बिलीव इन टू पावर ऑफ नेचर। नेचर क्या है? नेचर के लॉज बहुत सिंपल है। नेचर को हम स्वभाव भी बोलते हैं, नेचर को हम प्रकृति भी बोलते हैं।
तो मैं नेचर में बिलीव करता हूँ और मेरे को लगता है कि नेचर एक प्रकृति के नियम है ना, वो बहुत ही सरल हैं और वो सबको पता है। बुरा करोगे बुरा होगा, सूरज उगना ही है, टाइम कांस्टेंट नहीं है, टाइम बदलना ही है। मैं इन चीज़ों में बिलीव करता हूँ। मैं नहीं सोचता हूँ कि एक मूर्ति के सामने बिल्कुल ऐसे डबडबी आंखों के सामने मैं देखूंगा, कहूँगा भगवान मेरी ये मुराद पूरी कर दो और वो पूरी हो जाएगी। आई डोंट बिलीव। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। मैं तो ये बोलूँगा कि भगवान मैं पूरी मेहनत करूँ और अगर मेरी मेहनत प्योर है, अडल्ट्रेटेड नहीं है, तो मुझे उसका फल मिले। अगर वो प्योर नहीं है, वो अडल्ट्रेटेड है, तो मुझे उसका फल ना मिले। अब मेरा जो थॉट प्रोसेस है या जो जिस तरीके से मैं चीज़ें परसीव करता हूँ, मैं उसको बार बार जनरलाइज नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली टू रिस्पॉन्ड टू वॉट एवर यू आर आस्किंग आई कैन शेयर वॉट आई फील, बट इट मे नॉट फिट और इट मे नॉट आंसर वॉट यू आर एक्चुअली सीकिंग बिकॉज दैट्स योर वर्जन। सर लाइक लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना, आप जैसा चाहते हो, जैसा बोलते हो आप, वो अट्रैक्ट करते हो आप। ये मुझे लगता है सब्जेक्टिव है, थ्योरी है। रीजन ये है कि केवल सोचने और मैनिफेस्ट करने से मैं बैठ यहाँ पे भगवान दर्शन दे दो, भगवान दर्शन दे दो, भाई मेरे को 100 करोड़ दे दो, मुझे 100 करोड़ होता है क्या? भाई पहला स्टेप तो ले लो, दूसरा लोगे, तीसरा लोगे, जब जरूरत होगी अपने आप हाथ आ जाएंगे आपके पास। मिल जाएगा। हाँ, है कोई तो एनर्जी जो आपके नेचर को, आपके एफर्ट को रिस्पॉन्ड करेगी। न्यूटन ने बोला ना, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैंने कुछ किया तभी तो मुझे कुछ मिलेगा। बिना हाथ हिलाए आदमी चल पाएगा क्या? ट्रू है, ट्रू है। ये थोड़ा मेरे को उस पर वर्क करा क्या डरा मुझे कि सही बोला आपने। क्वेश्चन मत करिए, मेरे से स्क्रिप्ट रेडी नहीं थी। कौन सा वाला? कुछ नहीं, कंटिन्यू। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन मेजर ये है कि ना, आप जैसे एक अंत आपको सबको लाइक हर इंसान को जाना है, ठीक है? तो जब आप जाए इस दुनिया से, आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको कैसे याद रखें? अगेन मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे याद रखें। उन लोगों की चॉइस है, उनको याद रखना ही रखना है। व्हाई आई शुड बी बॉदर अबाउट व्हाई यू थिंक अबाउट मी और बहुत बेसिक एकदम है कि लाइक वेरी साधारण जैसे कहते हैं हम लोग कि यार मुझे वापस ये अगेन लाइक द वर्ल्ड ऑफ फोमो इज द डिजीज। मुझे नहीं फर्क पड़ता है, मतलब, और मे बी आई बिन थ्रू फ्यू थिक एंड थिन इन माई लाइफ, यू बिन थ्रू थिक एंड थिन ऑफ योर लाइफ। तो एक टाइम आता है जब आपको रियलाइज हो जाता है कि इन द एंड आई एम अकाउंटेबल फॉर माई एक्शंस ओनली, और आई एम ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर माई रिएक्शंस। दैट्स अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल लर्निंग and which I learned in a very conscious way, in a right guided way. The reason of all my problems is not just my action but my reaction. किसी ने वो महात्मा गांधी वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि थप्पड़ मारा तो दूसरा गाला, बट मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि किसी ने भी अगर आपको कुछ कहा, मतलब एक थॉट प्रोसेस होता है और इट्स अ वेरी गुड फूड टू थिंक अबाउट इट कि आपकी किसी के साथ में फाइट हो गई और आपने ऐसा माइंडसेट बना लिया कि सारी गलती इसी की है। यू आर थिंकिंग अबाउट इट 24/7, एको चैम्बर बन गया दिमाग के अंदर, इसकी गलती है, इसकी गलती, इसकी गलती है, एंड यू आर लिविंग दैट फॉर अ वेरी डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। और जो सामने वाला वो भी एग्जैक्टली सेम ही सोच रहा है, इसकी गलती, इसकी गलती, इसकी गलती। अब दोनों यही बातें कर रहे हैं कि 100% गलती इसकी है, आप भी 100% गलती सामने वाले की मान रहे हो, सामने वाला भी 100% गलती आपकी मान रहा है। बट फिर कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी, उसके बाद मैं भी उसको गाली दी। सामने वाला बोलेगा कि भाई मैंने कुछ किया, सामने वाले ने कुछ किया, फिर मैंने वापस कुछ किया। तो ये सीक्वेंस बड़ी केवल इसीलिए हुई ना क्योंकि एक्शन पे रिएक्शन चल रहा था। एटलीस्ट ये तो माना जाएगा ना कि आधी आधी गलती है। अपन मान रहे हैं ना कि आधी आधी गलती तो होगी, सामने वाले ने कुछ गलत किया, वो गलत था, लेकिन उसकी गलती के अंदर मैंने भी उसको उसी इम्पल्स के साथ में रिवर्ट किया, तो फिर वो चीज़ बात बढ़ गई, तो हम आधी आधी गलती मान लेते हैं। मैजिकल एक्सपीरियंस होता है एक पीरियड के बाद में, आपको एक टाइम के बाद में रियलाइज होगा कि 100% गलती आपकी है। तो कैसे पॉसिबल है सर? अगर बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज यू लेट इट अफेक्ट योर कॉन्शियस। जो चीज़ इस टाइम पे हुई वो तो हो गई, टाइम ही निकल गया।
आपने अपने दिमाग में एको चैम्बर बना दिया, आप ही उसको रिपीट मोड में लूप में प्ले बट कर, सर कुछ भी आपके साथ कुछ भी होगा नेगेटिव होगा तो आपको इफेक्ट तो करेगा, लाइक आपको बुरा तो लगेगा क्योंकि आप उसको उस पर्टिकुलर मोमेंट की बजाय उसको खींचे जा रहे हो और उसको आप ऊपर 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 ऐड किए जा रहे हो, इसलिए वो भारी हो रहे हैं। मतलब मैं जो बातें कर रहा हूँ हो सकता है अभी एक बार के लिए सन के लगे कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं मतलब, बट मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कहीं पे भी ये फील करते हैं कि सामने वाले की गलती है तो एटलीस्ट हाफ गलती तो मानो, आधी गलती मेरी इतना तो मान लो एक बार के लिए। ठीक है। ऐसे मैं एक क्वेश्चन एकदम से रेज हुआ, दो लड़का लड़की हैं रिलेशनशिप में, अच्छा क्वेश्चन है इसका, मैं अच्छा है आंसर ना, दूंगा जब कंप्लीट। लड़की ने चीट करा लड़के पे, लड़का लॉयल है, लड़का टाइम देता है, लड़का सब कर रहा है जो एक करना चाहिए लड़के को, लड़की ने फिर भी चीट किया, वाई? लड़की का चीट करना वो उसके हाथ में था, लेकिन उस पर रिएक्ट करना तो आपके हाथ में। बट सर अगर आपने प्यार किया तो आपको बुरा तो लगेगा। आप लेट गो कर दो। इफ यू रियली फील द पर्सन हु यू लव्ड, आपने अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बनाई ना कि लाइक द परफेक्ट वर्जन ऑफ द गर्ल, आपने अपने दिमाग में बनाई थी, बट वो तो रियल वर्जन था नहीं ना। बट आपने जो वर्जन बनाया वो वर्जन में सामने वाला फिट नहीं हुआ, इसलिए आपको सामने वाले से प्रॉब्लम हुई। ये तो झूठी थी, तो मान लिया ना झूठी थी, आप उसको सच्चा मान रहे थे तो आपका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम लड़कों को तब होती है सर जब वो 4 to 5 years इन्वेस्ट कर देता है एंड देन उनको रियलाइज होता है कि ये झूठी थी। यार बात इन्वेस्ट करने की है तो फिर वो वांट और नीड है, फिर अगेन आपको लगता है कि अगर वो आपको रियलाइज हो ही गया कि ये झूठी है तो अच्छा है कि जिंदगी खराब थी। जिंदगी खराब। तो एटलीस्ट जो हुआ उसके आगे की तरफ बढ़ोगे तो वो तो आप कॉन्शियसली बढ़ जाओगे। बट मेरे को 4 साल पहले किसी ने डिच किया था और 4 साल उसके बाद मैंने खराब कर दिया, तो आपसे बड़ा मूर्ख तो कोई भी नहीं है। फिर तो आप फिर खुद आप अकाउंटेबल हैं उस गलती की शायद। आप मान रहे हो ना, अब तो यहाँ 100% गलती आपकी है। नहीं मैं तो माना पड़ा हूँ। टिल डेट जिस मोमेंट पे वो चीज हुई है तब तक तो आधी आधी गलती मानो, बट उसके बाद भी सेम चीज को आप जिए जा रहे हो, यानी आप ही की गलती है। ट्रू सर। सर आपको ऐसा लगता है कि है ना संगति का बहुत असर फर्क पड़ता है? हाँ, आई डू बिलीव दैट। बट सबसे बड़ी संगति किसकी है आपके साथ में? कौन आपके साथ में होगा जब कोई भी नहीं होगा? सर थोड़ा इलैबोरेट करेंगे इसको? Who will be with you when we are talking about company? My question is, who will be with you when nobody will be with you? मैं ही हूँ। वो एक गाना भी हंस जब 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 उड़ा वो अकेला उड़ा, ऐसा कुछ करके है। तो मैं वापस यही कहूँगा कि अगर अपन संगति की बात करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि जिन भी लोगों से आप सराउंडेड हो, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी उनकी तरह बनने लग जाती है। इट्स अ जेनरिक थिंग, ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। कहने को तो हो सकता है कि एक बिल्कुल अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड के अंदर लोग रहते हैं लेकिन उनमें से कोई शाइन करके निकल जाता है। ये तो फिर रिलेवेंट नहीं हुआ ना कि जिस तरीके के लोग थे मैं भी वैसा ही हो गया। द पर्सन हु वाज इन कंपनी ऑफ हिमसेल्फ और द पर्सन हु इज कंपनी ऑफ हरसेल्फ, दैट मैटर मोस्ट। हम जो चीज बाहर ढूंढ रहे हैं व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट कि कोई मेरे अराउंड आएगा वो मुझे बेटर पर्सन बना देगा, तो अगेन it's a desire where I'm thinking that somebody else will come and because of that circle and surrounding I'll become a better person. Choosing your surrounding is always your choice. You can change that and definitely you will find right people, then you will be also having the right kind of conversations, which is good. But at the same time, are you able to give enough time to yourself? Do you date yourself? Do you invest time with yourself? Do you see yourself in mirror? Do you question yourself? Are you in your own company? If you are in your own company, you don't need any other company. बट समवे अगर आप सिर्फ और सिर्फ अकेले रहते हैं तो लोनलीनेस का फैक्टर आप कहीं बन ही जाता है, क्योंकि ना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में केवल आप एग्जिस्ट करो, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज यू नीड टू फाइंड द राइट बैलेंस. You can be in company of 100 people, but in the end, are you able to introspect whatever kind of surrounding you are into, whatever kind of people you are into, how they are affecting you, and what sort of actions you are actually taking? आप अपने साथ में अगर बात नहीं कर रहे हो तो फिर वापस वो फोमो वर्ल्ड की तरफ चले जाओगे. ये कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ तो सही हो जाएगा. लोग इन्वेस्टमेंट रेस कर रहे हैं, उनको नेम फेम रिकॉग्निशन मिल रहा है तो मैं करता हूँ तो वो भी मेरे लिए सही हो जाएगा. देयर इज द डार्क साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, देयर इज द डार्क साइड ऑफ शार्क टैंक. मतलब हमें पता ही नहीं है, जो हमें पता नहीं है हम उसके बारे में 100% जजमेंटल कैसे हो सकते हैं. हम कैसे मान सकते हैं कि जो दिख रहा है वही सच है. सच तो तब पता पड़ेगा ना जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे. ट्रू, वेरी ट्रू सर. बट वहाँ पे भी यही कहूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि
यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, किसी और की मिस्टेक से सीख लो। हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसने जो किया है वो बस वन लेवल पे देखोगे और आपके लिए भी वो वैसे ही वर्क कर जाएगा। सर आपका माइंडसेट जो मेरे को ऐसा फील आपका माइंडसेट ऐसा है थोड़ा कि है ना मैं आज काम करता हूँ और कल का नहीं सोच रहा, ऐसा कुछ है आपका? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइक यू फील आपका विजन होगा कि यार मेरे को 5 साल बाद क्या करना है, मेरी 5 साल बाद कंपनी क्या जाएगी? 5 साल बाद क्या होगा तो किसी को भी नहीं पता, कल क्या होगा वो भी किसी को नहीं हाँ। पता। बट किस कॉन्शियसनेस के साथ में मेरे को ड्राइव करना है वो मुझे पता है। अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि हम लोग अपनी लाइफ को एक प्रोफेशनली, पर्सनली, सोशली, कुछ पैशन भी हो जाता है, हम इन एस्पेक्ट के बेसिस के ऊपर अपनी लाइफ के विजन या गोल सेट करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मी कि मेरे 5 साल का क्या एस्पिरेशन या क्या गोल है, मैं क्या करते हुए खुद को देखना चाहता हूँ। तो मैं वहाँ पे बस एक एनालॉजी दे रहा हूँ, ये एनालॉजी हेल्प कर सकती है लोगों को भी कि कैसे उनको गोल सेट करने चाहिए। पहली बात है कि प्रोफेशनल गोल्स केवल कंप्लीट गोल नहीं हो सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर। मतलब अगर आप सोचो कि भाई मैं बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहता हूँ, 100 करोड़ का रेवेन्यू करना चाहता हूँ, बट क्या उसके लिए आप अपनी पूरी हेल्थ को अफेक्ट करने देंगे अगर वो आपकी प्रायोरिटी में ही नहीं आती? तो हो सकता है कि आप व्हील चेयर पर घूम रहे होंगे, आई डोंट नो, यू विल नॉट बी एफिशिएंट इनफ टू एंजॉय व्हाटएवर यू हैव क्रिएटेड। तो मुझे ऐसा लगता है कि whenever we talk about what sort of things which we want to do in next 5 years of time, तो मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ है कि I should be healthy, and then I need to have enough money to support my needs and requirement. केवल पैसा और हेल्थ नहीं है तो फिर उसका क्या मतलब है? और अपन ठीक ठाक हैं लेकिन हमने अपने फाइनेंसेस को ऐसे मैनेज ही नहीं किया कि हम जब डिग्रेडेशन ऑफ अपनी बॉडी की तरफ जाएंगे, जब 50 का प्लस हो जाएगा, वैसे तो वो 35 प्लस हो गया है। अगर पहले हम लोग अपन 100 साल एक एवरेज एज मानते थे, तो आज वो अगर 70 साल हो गई है, तो आइडली पीपल हु आर ऑलमोस्ट ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज, दे आर हाफ क्रॉस कर चुके हैं। वो पीक से अब इधर जाएंगे, वो इधर नहीं जाएंगे। तो बॉडी डिग्रेड होगा पूरा। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, जो ये अपन लोग बात करते हैं ना, फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, तो पीपल हु आर इन देयर 35 ऑफ एज ग्रुप, दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ रिटायरमेंट जस्ट बिकॉज ये वाला जो पर्टिकुलर टाइम था उनका 17 से 35 वाला, उसके अंदर उन्होंने रगड़ दिया है पूरा का पूरा। हाँ। तो अब गाड़ी तो उतनी ठीक, मतलब उतना ही था, उतनी ही एक्सेलरेशन चलाने थे, अब टायर चेंज करने पड़ेंगे। तो कमिंग बैक टू दैट, आपको होलिस्टिकली ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो लाइफ के आपके माइलस्टोन है वो केवल प्रोफेशनल माइलस्टोन नहीं हो सकते, क्योंकि एज इज द राइट माइलस्टोन। और आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि उस एज के टाइमलाइन के अंदर आप एफिशिएंट कितने रहने वाले हैं और उस एफिशिएंसी के साथ में आप आज क्या क्या कर सकते हैं। आप 50 साल की उम्र के अंदर क्या इतने एफिशिएंट रह पाएंगे? जब आप एफिशिएंट ही नहीं रहेंगे तो वो प्रपोर्शन वैसे ही चेंज होने वाले हैं। तो जब हम ये बात करते हैं कि मुझे नेक्स्ट 2 साल में ये करना है, 5 साल में ये करना है, 10 साल में ये करना है, तो मुझे लगता है कि उसको होलिस्टिकली प्लान करने की ज़रूरत है, और उसके लिए आज से ही सही प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है कि आप पर्सनली कैसे ग्रो करेंगे, रिलेशनशिप्स में कैसे ग्रो करेंगे, प्रोफेशनली कैसे ग्रो करेंगे, सोशली कैसे ग्रो करेंगे, और कुछ अपने पैशंस को फाइंड आउट कर भी पाएंगे क्या इस जर्नी के अंदर, या फिर बस वो रेस में दौड़ते रहेंगे। सो वन पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव यंग एंटरप्रेन्योर्स? मैंने बहुत दे दिया। नहीं, यंग एंटरप्रेन्योर्स और एक इंसान, लाइक हर इंसान के लिए। एंटरप्रेन्योर्स को सब देते हैं कि आप हसल करो, है ना, अच्छा माइंडसेट रखो, पॉजिटिव रहो, बट फॉर एवरीबडी आई एम आस्किंग, नॉट ऑन सांस लेते रहो, मतलब सर तो वो जस्ट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। मैंने नहीं देखा, मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं देखता नहीं उस तरह का कंटेंट, बट आई थिंक इफ पीपल एक्सपीरियंस इट, तो शायद मैंने भी, शायद जैकी श्रॉफ ने एक्सपीरियंस किया तो शायद मैंने भी एक्सपीरियंस कर लिया कुछ भी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, whenever we are agitated, whenever we are anxious, whenever we are happy, whenever we are sad, what is the first thing which changes? It's our breath. As long as we are more conscious of our breath, we are in more control of our emotions. The more we are in control of our emotions, we will be more conscious in terms of what we will respond. And it changes everything. जब भी आपको लग रहा है ना हैवी हो गया है, या जब भी आपको एनीथिंग विच इज क्रॉसिंग द, वो जो आपका ये चल रहा है ना, वो या तो इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है, उसको बीच में लाने की कोशिश करो, और वो केवल ब्रेथ से पॉसिबल है। मेडिटेशन इज जस्ट वन फैंसी वर्ड, अवेयरनेस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू।
breath helps you to be more aware. Once you are more aware, anything and everything which you will do in your life, you will be more conscious and you will be able to take accountability of it. सांस लेते रहो. सांस लेते रहो. तो आज का ज्ञान यही है कि सांस लेते रहो, वही बहुत इंपॉर्टेंट है. सो थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, आपने समय दिया अपना और बहुत चीज़ें सिखाई. थैंक यू सो मच सर. Thank you, Abhav.